तो इस चैप्टर में कहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, याद है आपको? बताओ। क्या? ABCD मेथड। अच्छा, तो बैलेंसिंग में जो आप ABCD मेथड पढ़े हो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत हो रही थी? जब ABCD मेथड से आप कर रहे हो तो बैलेंसिंग में कहीं दिक्कत हो रहा है? जैसे इसमें इसको दिया था ना मैंने, तो क्या बोलते हैं, जैसे इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम कर रहा है, बताओ। अच्छा, ये 2 नंबर। अच्छा ठीक है, एक ये, और कोई कह रहा है सर 3 नंबर, ये वाला भी। अच्छा ठीक है, और कोई? सब दिक्कत ही कर रहा है। चलो एक काम कर देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, 2 नंबर बता देता हूँ, 3 नंबर बता देता हूँ, और 5 और 9 में कोई एक बता देता हूँ। ठीक है? या मैं कहूँगा कि 2 और 3 बता देता हूँ, जो बाकी तुमसे नहीं बन रहा एक बार फिर से 2 और 3 बनाने के बाद फिर से घर पे खुद से बनाना ट्राई करना, और जब नहीं बने तो फिर पूछना अगले क्लास में, फिर बता दूंगा। ये बात समझ में है? इसलिए अब जो बताने जा रहा हूँ ना, फिर से एक बार देखना। किसमें बटा वाला नंबर आ रहा था, किसको दिक्कत हो रहा था बताओ? किसमें बटा वाला नंबर आ रहा था, किस नंबर? हाँ, 2 नंबर में। अच्छा, तो चलो वहीं से शुरू करते हैं। इसका 2 नंबर क्या है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। जितने लोगों को दिक्कत हो रही थी सब लोग ध्यान यहाँ रखेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखो, H2O2, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं ऐसे। तो H2O में कन्वर्ट हो रहा है, और कौन सा था? O2 था। मैंने क्या बताया था, बोलो जल्दी जल्दी, क्या लगाने के लिए बोला था? तो यहाँ क्या लगा लें? यहाँ पे, यहाँ पे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो बढ़िया है, चलो आगे बढ़े ना। मैं हर लाइन के बाद पूछूंगा, जिसको दिक्कत हो वही बोलना, ठीक है? ये नहीं कि चारों लाइन पढ़ा दिया सर पूरे में दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। मैंने पहले बोला था ABCD जितना है सब लगाते चले जाओ, अब मैंने बोला था कि इधर भी एटम काउंट करो, इधर भी, लेकिन इधर हाइड्रोजन का काउंट करना तो इधर भी हाइड्रोजन का काउंट करना। तो मान लो हम हाइड्रोजन के लिए समीकरण लिखना चाहते हैं, किसके लिए? तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखूंगा मैं? तो इधर हाइड्रोजन कितना है? 2A, बढ़िया, बराबर। इधर कितना है? 2B। तो 2 यहाँ कट गया, तो इक्वेशन बना A = B। पहला समीकरण तो ये हो गया। बोलो किसको क्या दिक्कत है, आगे बढ़े? कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े ना। चलो अब किसके लिए लिखा जाए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं फिर। अगर ऑक्सीजन के लिए समीकरण लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के लिए अगर आप समीकरण लिखोगे तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 2A, बढ़िया। उधर कितना है, बोलो? अब ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ C देख के CO2 मत समझ लेना, वो अलग कलर में दिख रहा है, वो मैंने लगाया है, वो कार्बन नहीं है। वहाँ पे वो नंबर आने वाला है, संख्या आने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ तो 1 है, तो B में 1 से गुना करोगे तो B आएगा, और C में 2 से गुना करोगे तो 2C होगा। तो ऐसा हो जाएगा B+2C। इसमें किसी को दिक्कत? ये समीकरण 2 हो गया। क्या और कोई समीकरण हम बना सकते हैं? नहीं। जितने टाइप का एलिमेंट था उसके लिए हमने बना लिया, जो समीकरण लिखना था हमने लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, अब आप क्या करोगे, करना ही है, मैंने क्या बताया था, किसी को भी 1 मान लो, या तो A को, B को, C को, किसी को भी 1 मान लो। तो माना A = 1, A बराबर, तो जैसे ही A 1 मानोगे ना, तो A तो 1 हमने मान ही लिया, B भी कितना हो जाएगा? 1। तो A 1 मानो तो यहाँ रख दो 1, तो B बराबर कितना हो गया? 1। तो B भी पता चल गया। अब C निकाल लो, क्योंकि A और B तो पता चल ही गया, A भी 1 है, B भी 1 है। तो अगर C निकालोगे तो इसलिए 2, A का मान कितना है? 1, बराबर B का मान कितना है? 1, प्लस 2C, तो 2 एकम 2, बराबर ये, और प्लस 1 उधर माइनस में भेजो, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, बराबर 2 गुना में इधर है तो 1/2, बराबर C। आ गया? अब ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है कि 1/2C आ गया, तो क्या करेंगे? तो घबराओ मत, देखो समझाता हूँ, रिलैक्स रहना।
बहुत आसान सा खेल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले रिएक्शन जो है ना वहाँ पे लिखो, जो रिएक्शन दिख रहा है वैसे लिखो। मुझे लगता है यहीं से आपको दिक्कत होना शुरू हुआ है। तो आप ऐसे करो, पहले रिएक्शन क्या था शुरू शुरू में जब अनबैलेंस था, H2O2, फिर क्या है बताओ, H2O और प्लस O2, ऐसे लिख दिया हमने। और ABC का जो मान आया है वो पुट करो। A के जगह पर कितना है 1, तो क्या 1 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। ठीक, यहाँ B यहाँ था, तो B की जगह पर कितना है 1, तो 1 लिखते हैं? नहीं। C की जगह पर कितना है, तो एक काम करो यहाँ 1/2 लिखो, 1/2 लिख दो। क्लियर? तो पहले तो कहेंगे कि ऐसे अगर छोड़ भी देते हो तो सही है, ये बैलेंस है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1/2 हट जाए, थोड़ा सा ढंग का दिखे, तो आपसे मैं पूछूं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 2 यहाँ से कट जाए। जैसे 1/2 में किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ यहाँ नहीं, सब में करना है। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है 1/2। जब मल्टीप्लाई करते आओगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ तो पहले से 1/2 था, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 1, तो 1 दिखाते नहीं है, तो अब ये ऐसे रहेगा। अब काउंट करके देखो, आया समझ? अच्छा, एक और चीज समझाता हूँ, रुक जाओ, घबराओ मत। जैसे दिक्कत क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ है, जो भी है, मान लो कुछ x है अभिकारक, इसके साथ कुछ y रिएक्ट कर रहा है, और मान लो कि ये रिएक्ट करके, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ, वो z बना रहा है। क्या बना रहा है? एक्स वाई आपस में रिएक्शन कर रहे हो, जेड बना रहे हैं। और तुम जब ABC का वैल्यू निकाले, तो मान लो यहाँ पे आ गया 3/2, यहाँ पे आ गया 4/3, और यहाँ पे आ गया 1/2, कुछ इतना टेढ़ा आ गया, तब क्या करेंगे? तो ये तरीका पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, 2, 3 और 2, इनका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम समापवर्तक समझते हो? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो 2 का, 3 का और 2 का, इनका क्या लेना है? समझदार हो, निकालोगे तो 6 आ जाएगा। बहुत आसान बात है ये। तो जो LCM आएगा ना, जो LCM आएगा, उस LCM से करो क्या, सब में मल्टीप्लाई कर दो। यानी 6 LCM आया, तो 6 से यहाँ भी गुना कर दो, 6 से यहाँ भी गुना कर दो, और 6 से यहाँ भी गुना कर दो। तो जैसे ही 6 से गुना करोगे, तो 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 3 का ये 9 हो जाएगा। नंबर ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या रहेगा, x। ये करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ जो रहेगा वो रहेगा अपना। और यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 3 6 3, और ऐसे z। क्या समस्या है बोलो, तो है जिसको दिक्कत हो रहा है? चलो, अब आप कह रहे हो कि सर मेरे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक तो मैंने सॉल्व कर दिया। आप दूसरा कह रहे हो, ये वाला 3 नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहे हो इसमें दिक्कत हो रहा है। तो MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2O, ऐसा कुछ है। चलो, तो इसको कर लेते हैं, तो भी कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, बस देखते रहना, यहाँ पे दिमाग रखना। ठीक है, नजर गड़ा के रखो। MgOH का होल ट्वाइस HCl से रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है MgCl2 प्लस कौन सा, H2O। पहले से बताओ कितने तरह के एलिमेंट दिख रहे हैं, 4। सबके लिए अलग अलग इक्वेशन बनाओ, और पहले तो ABCD कहूंगा लगा दो। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ए, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे लगा दिया हमने। चलो, मैं ऐसे लिखता हूँ, सिर्फ एक जगह मैग्नीशियम लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ, और एक क्लोरीन लिख देता हूँ। 4 लिख दिया मैंने। चारों के लिए लिखना है इक्वेशन, और दोनों साइड देखना है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, और बराबर करके लिखना है। तो चलो, इधर मैग्नीशियम क्या को दिख रहा है बताओ, यहाँ 1 है, तो A में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो A रहेगा, तो मैं बोलूंगा इधर मैग्नीशियम है A। उधर कितना है, 1 इंटू C। क्लियर है? तो आप समीकरण इसको 1 बोल दो। चलो, ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं। ये 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, फिर A से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2A। और कहीं ऑक्सीजन है? नहीं। उधर बताओ, D। बोलो, ये समीकरण। चलो, तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है 2A, और यहाँ भी है, देख लो। तो अभिकारक में 2 जगह है, यहाँ भी यहाँ भी, तो जोड़ के लिखना 2A प्लस, वेरी गुड, 2A प्लस बराबर, उधर बोलो 2D। बहुत अच्छे, कोई समस्या? समीकरण 3।
और बनाओ Cl क्लोरीन का, इधर कितना है क्लोरीन बी, उधर कितना है 2C, ये रहा 4। क्लियर है। अब किसी एक को मान लो, माना A बराबर 1, माना A बराबर, तो जल्दी से बताओ C कितना हो गया, तो देख के ही लग रहा है 1, कोई दिक्कत। अब सुनो, A जब मान लिए 1 तो D A का साथ सीधा दिख रहा है, तो यहाँ से निकाल लो, तो A की जगह 1 रख दोगे तो D कितना हो जाएगा, D आ गया 2। समस्या है तो बोलो। तो A हमने 1 मान लिया, C भी 1 हो गया, D 2 हो गया, तो बच कौन सा गया B। अरे A B C D चारे को ना था, तो इसमें देख लेना कौन कौन निकल गया है। अब इसमें बहुत सारा समीकरण है, जिससे निकल जाए उसका इस्तेमाल कर लो। तो A C D पता है, किससे निकाल लेंगे बताओ, B बचा है ना, ये 4 वाला इस्तेमाल कर लो। तब B बराबर क्या है बताओ, 2C है, तो B बराबर 2 और C का मान कितना है 1, तो ये क्या हो गया। तो यहाँ तो बहुत आसान है ये, तो आप लिख दो समीकरण क्या था पहले, जब अनबैलेंस था तो क्या था MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, और ये क्या बना रहा है MgCl2 प्लस, देखो A की जगह पर क्या लगाना है 1, इट मीन्स उसको कुछ भी मत करो, जैसे है वैसे ही रहने दो, यहाँ 1 मत लगाओ, मत दिखाओ 1 है वहाँ पे। B की जगह पर क्या लगाना है 2, तो यहाँ 2 लगा दो। C की जगह पर क्या लगाना है 1, मतलब 1 वहाँ पे है, रहने दो। D की जगह पर क्या लगाना है, क्या समस्या है, कोई दिक्कत, हाँ बोलो। आप और भी कुछ मान सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, जैसे 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 ही रह जाता है, 4 एकम 4 हो जाता है, तो ये आसान होगा। तो वैसे करोगे तो बेटर होगा, दूसरा नंबर करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन भारी होगा, टफ जाएगा। क्या होगा, कोई दिक्कत, तो आपको वही तरीके बताए जाएंगे ना जो आसान होगा, है कि नहीं। आप करके ट्राई कर लो एक दो बार, क्या दिक्कत है। देखो कभी कभी, मेरे कहने का क्या मतलब है, आप 10 क्वेश्चन बना रहे हो और कोई एक क्वेश्चन आपको किसी अलग तरीके से आसान है, इसका क्या मतलब है सब तरीके उस पर लगा देंगे, नहीं करेंगे ना। जो सबके लिए मैक्सिमम के लिए आसान होगा वही बताएंगे हम लोग। तो ठीक है, जब आपको बात समझ में आ गई है तो आपको कहीं अगर 4 लेने से भी अगर क्वेश्चन आसान बन जा रहा है तो बना दो, क्या दिक्कत है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 4 किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही हो सकता है, सारे क्वेश्चन के लिए वो आसान नहीं है। ये बात समझ में आई, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अपना बात सही करवाने के लिए हम तो हर जगह 2 ही रखेंगे, हर जगह 4 ही रखेंगे, तो रखिए, मुझे क्या दिक्कत है, कहीं फंस जाएंगे आप। सही बात समझ में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े। अब भी अगर किसी को दिक्कत है, अगर लग रहा है किसी क्वेश्चन में डाउट है कि बहुत भारी है सर, वो बता दो तो मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है बताओ। और कोई प्रॉब्लम है जो डिस्कस करने की जरूरत है तो बोलिए। 7, हाँ बोलो कौन सा, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कौन है 5, किसने बोला 5, 5 क्या है भाई, ये वाला AlOH का होल थ्राइस Al2O3 प्लस H2O। चलो 5 देख ही लेते हैं, क्या है AlOH का होल थ्राइस, और ये क्या क्या बना रहा है Al2O3 प्लस, यही है ना, देख लो। चलो बोलना जरा, यहाँ पे क्या लिख दें, ए लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे। चलो कौन कौन एलिमेंट है बताओ, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, 3 है। तो जिस बच्चे ने पूछा ना, थोड़ा तुम ही दिमाग लगाना, एल्युमिनियम इधर कितना है, ए बोल दें, उधर एल्युमिनियम देखो तो 2B बोल दें, इधर ऑक्सीजन देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ए से तो 3 हो जाएगा, उधर ऑक्सीजन देखो ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ भी है वहां भी है, तो ये 3B होगा और वहां C होगा, ऐसे 3B प्लस C होगा। और बोलो हाइड्रोजन इधर कितना है 3 है, उधर बताओ 2C, चलेगा, 3 इक्वेशन बन गया। अब चलो सॉल्व करते हैं, किसी एक को मान लो 1, तो आपको क्या है सर ए को 1 मान लो, तो मैं ए को 1 नहीं मानूंगा, मैं यहाँ पर बी को 1 मानूंगा। आई बात समझ में, इसलिए मानूंगा कि 1B रहेगा, तो बी हमको आसानी से पता चल गया, और यहाँ पे 1 रख के मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का तुरंत वैल्यू 2 आ जाएगी। आई बात समझ में, तो माना बी बराबर 1,
तो b बराबर 1, तो इसलिए a बराबर कितना हो गया 2। तो a मिल गया, b मिल गया, बस एक ही चीज बचा है c कहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लो, क्योंकि a हमने 2 देखा और c यहाँ पे दिख रहा है, तो इस इक्वेशन का हेल्प ले लो तीसरे वाले का, तो हो जाएगा 3, a का वैल्यू कितना आया 2, रख दो, और इधर कितना है 2c, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना आ गया। अब ए बी सी तीनों आपको पता है, लगा दीजिए। तो रिएक्शन क्या है बताओ, AlOH का होल थ्राइस क्या बना रहा है, Al2O3 प्लस H2O, क्या करेंगे बताओ, लगाओ सब नंबर। यहाँ पे कितना लगाना है, लगा दो 2। यहाँ पे बताओ, P के जगह पे 1 दिख रहा है, लेकिन 1 होता है तो मत लगाओ, C के जगह पर कितना, अब काउंट कर लो, 2 एल्युमिनियम इधर है, 2 एल्युमिनियम यहाँ भी दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे इधर भी 6 है। इधर हाइड्रोजन कितना है 3 दूना 6, इधर भी 3 दूना 6। और कोई क्वेश्चन भारी लग रहा है तो बताओ, तो अब बन जाएगा, ट्राई करना, जिससे नहीं बन रहा है फिर से ट्राई करना, या और भी नया नया इक्वेशंस कहीं मिल रहा है उसको ट्राई करो बनाओ, अगर नहीं बन रहा है तो पूछो। एक और बात कह रहा हूँ, एक बच्चे ने सवाल पूछा मेरे जाके, सर ये संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आप करते हो क्यों, क्या रीजन है। तो बैलेंस करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितना अभिकारक रहना चाहिए उतना ही प्रतिफल रहना चाहिए। रासायनिक समीकरण जो संतुलित होता है, बैलेंस होता है, उसमें अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान बराबर होता है। इन सब का मास निकाल लो, निकाल सकते हो, बता देता हूँ। एल्युमिनियम का कितना होता है 27, दिखा देता हूँ 27 27 प्लस लगा दो। ऑक्सीजन का कितना होता है और हाइड्रोजन का 1, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1 16 और कितना हो जाएगा 17, और इसमें ब्रैकेट में ही डाल के 3 है, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 27 प्लस 16 कम 16 17, 17 3 कितना हो जाएगा 51। जरा इनको जोड़ना, ये हो जाएगा 7 1 8 5 2 7 78 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है व्हाइट से 2 लिखा है, तो इसका अगर ए को लोगे, एक को का निकाले हो ना तुम ये सब करके, तो 78 आया है, लेकिन अगर 2 गो मॉलिक्यूल है तो 78 दूना करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 2 8 16, 2 से 14 1 15 156 आएगा। तो ये हो जाएगा U, कितना हो जाएगा, अगर 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो, लेकिन अगर 2 मोल की बात करोगे ना तो यहाँ ग्राम लगेगा। आई बात समझ में, बताए थे ना। अच्छा यहाँ बताओ, अब इसका जरा निकालो, इधर निकालो, ये तो अभिकारक वाला हो गया, प्रतिफल वाला आ जाओ। 2 एल्युमिनियम है तो 1 एल्युमिनियम का 27 होता है, तो 2 का 27 गुना हो जाएगा 54, प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48। जरा इन दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, 8 4 12 और 5 4 9 1 10, 102 आया। जरा यू लगा दो। H2O का आता है 18, मैं सीधे लिख देता हूँ, एक वो H2O का 18 होता है, तो 3 गो है, 3 से गुना कर लो, कितना आ जाएगा 54। अब देखो यहाँ पे 54 ही है और 102 है, अभी दोनों प्रतिफल को ऐड कर लो, क्या कर लो ऐड कर लो, क्या 156 नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, जितना अभिकारक है उतना ही प्रतिफल है, जितना अभिकारक है उतना ही प्रतिफल है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ये जो रहेगा अपना रूप बदल लेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अलग बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे लिए 10 ग्राम यहाँ बना 8 ग्राम टोटल मिला के, नहीं होगा। यहाँ लिए 10 ग्राम यहाँ बना 12 ग्राम, ऐसे नहीं होगा। जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान प्रतिफल का होगा। तो हम इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना उसका विनाश होता है, जितना है उतना वो रहेगा। इसीलिए हमको संतुलित करना आवश्यक होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, फिर वो गलत लगेगा, आई बात समझ में, जो कि संभव नहीं है, इसलिए बैलेंस करते। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया भी होगा। किसी को दिक्कत है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आंसर लिख लेना कॉपी में, ठीक है। चलो, अब ये सब क्वेश्चन तो करा चुके थे, अगर इसमें भी दिक्कत हो तो बताना। वैसे तो मुझे लगता है यहाँ से हम लोगों को शुरू करना था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब इसमें जैसे कि आपको देख के पकड़ना है कि कौन रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा केमिकल रिएक्शन किस टाइप का है। तो सबसे पहले अच्छे से समझो और फिर उसके बाद जैसे कि लिखना
और एक साथ करते क्या है, जो जिसका विपरीत होगा ना, उल्टा होगा, उन दोनों को पहले पढ़ लेंगे फिर एक साथ लिखेंगे, तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इंग्लिश में कर लेते हैं फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। पहला रिएक्शन पढ़ो, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? कंबाइन होने का क्या मतलब होता है? जुड़ना, मिल जाना, एक दूसरे के साथ हो जाना, ये होता है। तो द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, और शुरू से बताते आ रहा हूँ, सब्सटेंस पदार्थ जब भी बोला है तो क्या सोचना है, तत्व या यौगिक। यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, या तो तत्व या यौगिक। तो कह रहा है कि द रिएक्शंस मतलब वैसी अभिक्रियाएं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस यानी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक कंबाइन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म और बनाते हैं अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस मतलब एक पदार्थ बनाते हैं, कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उस अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहोगे। इट मीन्स, ये ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे लिया मैंने H2 लिया, यहाँ पर मैंने O2 लिया। अब ये पहला पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, लेकिन दोनों को मिलाया तो दो चीज नहीं बना, सिर्फ एक ही चीज बना, H2O बना। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। या इसी का एक और नाम है योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। या इसी का एक और इंग्लिश में नाम है एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़। आई बात समझ में? तो बहुत सारे नाम होते हैं, हर नाम एक बार जिक्र कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो ध्यान से सुनो। अच्छा, ऐसे ही और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो सोडियम है, जब ये Cl2 से रिएक्शन करता है तो ये NaCl बनाता है, तो हमने रिएक्टेंट कितना लिया, दो लिया, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना, एक बना। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। क्या समस्या है बताओ, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे ले लूँ, जैसे सोडियम लिया मैंने और यहाँ पे पानी ले लिया, तो सोडियम और पानी के साथ मैं अगर रिएक्शन करा रहा हूँ, तो मान लो ये एक बना NaOH और एक बना H2, तो क्या इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि दो चीज लिया तो फिर बना भी दो चीज। अगर ये दोनों कंबाइन होकर के एक हो जाता तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता। तो थोड़ी बात उल्टी भी कर रहा हूँ, उल्टा भी समझा रहा हूँ, कि एक गलत लिख के बता रहा हूँ कि देखो कैसे पकड़ेंगे कैसे नहीं पकड़ेंगे। तो जब अभिकारक दो हो, तीन हो, दो या दो से अधिक हो, लेकिन सब्सटेंस यहाँ जो प्रोडक्ट में दिखे वो कितने दिखने चाहिए, एक। ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, लेकिन वो सब मिले तो बनना कितना चाहिए, एक। आया समझ में? तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के आपस में मिलकर के एक सिंगल पदार्थ या एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक तत्व या यौगिक बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा है, तो इसके जस्ट बाद में ही लिखा मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं वियोजन। वियोजन को बोलते हैं अपघटन, तोड़ना, अलग अलग करना, डीकम्पोजिशन। जैसे कंपोजिशन, जैसे आप दवाई के दुकान पे जाते होंगे, ये टर्म आपको बड़ा सुनने को मिलता है कि इस चीज़ में दवा का ये कंपोजिशन है। तो कभी भी कोई एक सिंगल प्रोडक्ट हो तो वो बहुत सारे चीज़ से मिलके, जैसे मैं बोलूँ कि चाय आप बनाते हो, तो चाय के अंदर किस किस चीज़ का कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो क्या बोलोगे आप? पता है आपको? बहुत सारी चीज़ों का कंपोजिशन एक तरह का। तो अभी ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CaCO3, पहले एग्जाम्पल से ही समझो, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सिंगल सब्सटेंस है, एकल पदार्थ है, और इसको जब हम हीट करते हैं ना, जब गर्म करते हैं, तो इसमें से दो पदार्थ हमको मिलता है, एक मिलता है CaO और एक मिलता है CO। तो ये क्या हुआ, ये जुड़ रहा है कि टूट रहा है? टूट रहा है, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, वियोजित हो रहा है, अपघटित हो रहा है, टूट रहा है। आई बात समझ में? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो रूप में टूट जाए, दो से अधिक में टूट जाए, क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड ब्रेक्स मतलब टूटता है, ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस, मतलब उससे छोटा ही होगा। कोई भी चीज बड़ा टूटेगा तो छोटा ही बनाएगा ना। सही बात समझ में? कोई भी चीज छोड़ो, जब टूटता है तो क्या होता है, और सिंपल हो जाता है, आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। तो मुझे बताओ, इसका ये जस्ट उल्टा है कि नहीं है?
तो संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक मिलकर के एक सिंगल बनाते हैं, और वियोजन में क्या होता है, एक से दो बन जाएगा, एक से तीन बन जाएगा, ऐसा होगा। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना है। तो किसको क्या बोलेंगे, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और ऐसे आपसे पूछा जाता है कि किसको संयोजन बोलेंगे, किसको वियोजन बोलेंगे, तो ये पकड़ में आना चाहिए। अगला इलेक्ट्रोलाइसिस है, उससे आने से पहले पहले इनको लिख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हेडिंग लगा दो पहले, उसके बाद एक नंबर दे के लिखना। लिखना, ये क्या नाम है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। इसी को मैं एक और लिख देता हूँ, इसका एक और नाम है संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया। लिखोगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ के ब्रैकेट में लिख लेना तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, मतलब मिलकर, संयोग करके एक एकल कर देना, सिंगल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, कॉमा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, कॉमा, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप ये नोट कर सकते हैं। एक ये एग्जाम्पल लिख लेना और एक ये एग्जाम्पल लिख लेना।
चलो ये लिखना। 2 नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया, या इसी को कहा जाता है अपघटन। क्या कहा जाता है? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को डिफाइन कर लेते हैं, चलो। लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ कोई एक पदार्थ, ध्यान रखना परीक्षा में जब भी पदार्थ लिखना है तो ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है? क्या? तत्व या यौगिक। हाँ, अभी मैं कई बार बता चुका हूँ तो रहने दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अभिक्रिया के बाद, चाहे ऐसे लिखो, कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सरल, सरल मतलब खराब, आसान, उससे और सिंपल, हाँ, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित होता है या टूट जाता है कॉमा, क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। CaCO3, इसको वैसे गर्म करोगे ना, हीट करोगे तो ये टूटता है KO प्लस CO2 में। हो गया? कोई दिक्कत? चलो, अभी जो क्या बोलते हैं, इसमें देख के बता सकते हो कौन संयोजन है? पहला बताओ, संयोजन है कि वियोजन है? पहला वाला संयोजन है कि वियोजन है? कितने लोग बोल रहे हैं वियोजन है? हाथ उठाओ। कितने लोग बोल रहे हैं संयोजन है? ठीक। तो कौन प्राणी था जो पहले वियोजन बोल रहा था? ये संयोजन है, दो अलग अलग मिलके एक ही बना रहे हैं ना, ये तो एक हो गए, ये संयोजन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इसमें देखो कहीं कोई वियोजन है? अच्छा ये बताओ तो, ये वाला रिएक्शन कैसा है? ये वाला, हाँ, इसके बारे में अभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना। आई बात समझ में? आगे अभी और भी तो पढ़ने हैं, तो पता चल जाएगा किसको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। लेकिन अगर दो से मिलके एक हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? सुनाई दिया? और एक से दो हो रहा हो तो, जैसे ये देखो, इस रिएक्शन के बारे में चिंता करो थोड़ी सी, देखो देखो। हाँ, मिल रहा है?
सबको कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। जब सब पढ़ लेंगे तो अपने आप सब बोलेंगे। आप ये बताओ, इसके जस्ट ऊपर वाला बताओ, है? तो अभी दो ही पढ़े तो दो से तो कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि किसको संयोजन बोलना है, किसको वियोजन बोलना है। कोई दिक्कत? तो ये सब बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो घबराना मत। तो एक एक एग्जांपल में बता रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे कि बोला कैसे जा रहा है, कहाँ कैसे जा रहा है। अगला आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या आता है? देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म है ना, पहले इसी को तोड़ते हैं और इसको समझते हैं थोड़ा ढंग से। ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें ना दो टर्म है। एक को मैं कर देता हूँ इलेक्ट्रो और एक को बोलता हूँ मैं लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ पे फिलहाल इलेक्ट्रिक करंट से है। किससे है? इलेक्ट्रिक करंट से है। और इलेक्ट्रिक करंट का हिंदी शायद आप सबको पता होगा, विद्युत धारा। विद्युत, अभी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे भी विद्युत धारा, जब रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो। और लाइसिस का दूसरा मीनिंग है ब्रेकिंग। क्या है बोलो? और ब्रेकिंग को हिंदी में कह सकते हो तोड़ना। क्या कहेंगे? तोड़ना। तो अभी ध्यान से सुनना, पूरा क्या मतलब निकल रहा है विद्युत धारा। अब इसको अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं उसमें दो शब्द जोड़ देता हूँ। की सहायता से। बस बस बस, दो तीन शब्द मैंने जोड़ दिए, पढ़ना जरा। विद्युत धारा की सहायता से तोड़ना। तो अभी अभी आप वियोजन पढ़े हो ना? वियोजन अपघटन पढ़े हो? तो अगर वियोजन अपघटन हो रहा हो, कोई ऐसी अभिक्रिया हो रहा हो जहां पे कोई एक सब्सटेंस दो में तोड़ा जा रहा हो, लेकिन उसको तोड़ा जा रहा हो और विद्युत धारा की सहायता से तोड़ा जा रहा हो, तो वो अभिक्रिया कहलाती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। जो H2O होता है ना, पानी, क्या होता है? जो पानी होता है, इससे जब करंट पास करोगे ना, जब करंट पास करोगे तो ये ऐसे टूटता है H2 और O2 में। जैसे H2O2 से मिलके H2O बनता है ना, तो फिर ये H2O करंट पास आउट करोगे तो करंट के हेल्प से आप चाहो तो इसको तोड़ भी सकते हो। तो ये ऐसे टूटेगा, तो एक से दो बन रहा है, ये तो हुआ वियोजन। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, पता है क्या? विद्युत धारा। क्या मिलेगा? तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से तोड़ रहे हो, किसे? विद्युत धारा की सहायता से अगर किसी चीज को तुम तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी यौगिक को उसके उदासीन कणों में, अभी एक दूसरे के साथ ये जुड़े होते हैं तो ये उदासीन नहीं होते। उदासीन का मतलब होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे H के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसमें अगर ध्यान से अभी देखोगे ना, अभी बॉन्डिंग हमने नहीं पढ़ा, बहुत कुछ बेसिक अभी ये चीज़ है जो आगे चैप्टर में मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज है, ऑक्सीजन पे चार्ज है, यहाँ +1 है या -1 है। अभी थोड़ा देर के लिए मान लो कि आवेशित है, चार्ज है इस पे। लेकिन जब ये इधर देखोगे ना तो इस पे चार्ज नहीं है। तो होता क्या है, जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, NaCl। क्या है बताओ? NaCl है। जब NaCl का जो ये क्या बोलते हैं, मोल्टेन NaCl की बात करूं, मोल्टेन NaCl का मतलब समझते हो? मोल्टेन का मतलब होता है गीला। क्या होता है? तो कोई भी चीज़ गीला कैसे होगा? जिसको गर्म कर दो, क्या कर दो? हीट कर दो। हाँ, हालांकि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज़ ठोस होता है तो दो ही चीज़ हो सकता है अगर उसको हीट करोगे तो, या तो वो द्रव में बदलेगा पहले, नहीं तो सीधे वो गैस में बदलेगा। बेसिकली यही होता है ना। तो जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हो तो क्या होता है? जैसे लकड़ी है तो सीधे वो जलना शुरू हो जाता है, उसका द्रव अवस्था देखने को हमको नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे ऐसे ठोस पदार्थ जब उसको हीट करोगे तो क्या होगा? पहले द्रव में जाएगा, फिर उसको गर्म करोगे तब वो गैस में जाएगा। जैसे बर्फ को देख लो, ये बात समझो। लोहा देख लो, लोहा गर्म करोगे तो क्या होगा? सीधे गैस में चला जाएगा? नहीं, पहले गलता है तो द्रव अवस्था में जाएगा। तो वैसे ही जो NaCl है ना, उसको हीट करो और हीट करके उसको गीला करो, मतलब उसको गलाओ, मोल्टेन फॉर्म में लेके जाओ। तो मोल्टेन फॉर्म ये होता है। हाँ, गलता तो लोहा भी नहीं है हम लोगों के सामने। तो इसका क्या मतलब है? हम लोग मान लें कि नमक नहीं गल सकता है, लोहा नहीं गल सकता है?
मैंने क्या बोला, आप ध्यान से सुने नहीं? इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए जो हमारे और आपके घर में नहीं पॉसिबल है। आप लोहा गला देंगे? हम लोग गला देंगे लोहा? क्या लगता है, पॉसिबल है? लोहा पिघलता है 1535 डिग्री सेल्सियस पे, तो 15 से 35 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पे तापमान क्रिएट कर लेंगे? नहीं पॉसिबल है। तो इसका गला हुआ रूप हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इतना आसान थोड़ी ना है। तो आपको रोजमर्रा के लाइफ में जो चीज़ें ठोस दिख रही हैं उसका गलित अवस्था आपको नहीं दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो लिक्विड नहीं हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि आप जो धड़ाधड़ सांस खींचे जा रहे हो, ऑक्सीजन लेके जा रहे हो, इसको ठंडा करने पे इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है। आपको दिख नहीं रहा, आप जानते नहीं हो अभी। अभी इसके बारे में आपको लग रहा है कि गैस है, तो जहां भी ऑक्सीजन की बात हो रही है तो गैस। आप क्या बर्तन में जो इस्तेमाल करते हो एलपीजी, जो खाना बनाने के काम में आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या लगता है अंदर कैसा फील होता है आपको, द्रव या फिर गैस? अंदर तो लिक्विड होता है। तो क्या गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता? गैस को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, हाँ। उसके लिए हाई प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर कम करने पड़ेंगे, तापमान कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जो गैस है वो द्रव में दिखेगा। जो ठोस है उसको द्रव में ले जाना चाहते हो तो हो सकता है कुछ चीजें होंगी जो बहुत जल्दी द्रव अवस्था में चली जाएंगी। अब नमक नहीं पिघलता है हमारे यहाँ और आपके यहाँ नहीं पिघलता है, ये बात सही है। और आप इसलिए चीनी से कंपेयर कर रहे हो क्योंकि चीनी बहुत जल्दी गल जाता है। अब उसकी कहानी है कि चीनी क्यों पिघल जा रहा है, तो उसकी बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा। तो शुगर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी जो बॉन्डिंग है अलग है, और यहाँ जो बॉन्डिंग है NaCl के अंदर वो बॉन्डिंग अलग है। यहाँ पे आयंस होते हैं, और आप एक बात जान के हैरान हो जाओगे, Na यहाँ प्लस है या माइनस है, तो आयन जो आयंस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वैद्युत आकर्षण बल बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे, स्थिर विद्युत बल है यहाँ पे। तो वो जो स्थिर विद्युत बल होता है बहुत ज्यादा होता है। बताओ कितना गुना ज्यादा होता है? अगर आप जो क्या बोलते हैं, हम लोग पृथ्वी जितना बल से खींचती है ना, जो ग्रेविटेशन का थोड़ा बड़ा फोर्स होता है, जो हम लोग समझते हैं इस चीज को, जितना इन दोनों के बीच में द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा होगा ना, उसका लगभग लगभग 10 का पावर 39 40 गुना विद्युत आकर्षण बल लगता है। 10 का पावर 40, मतलब 1 पर 40 को जीरो बिठा दो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना सरल नहीं है, इतना हल्का नहीं है कि तुरंत तोड़ के जो कुछ भी कर लोगे आप। तो बहुत हिट करना पड़ेगा इसको। ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक है। ये जो आपको आयरन रॉड दिखते हैं ये इतना जल्दी मेल्ट क्यों नहीं होते? इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, और वहां भी कुछ चार्जेस का खेल है, प्लस माइनस का खेल है। तो जहां भी आयंस आते हैं ना, प्लस माइनस आता है ना, तो उनके अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसको गलाना इतना आसान नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि आपको लग रहा है ऐसा कि सर ये गलता नहीं है, लेकिन ये मत बोलो कि गलता ही नहीं है। गलेगा, बिल्कुल गलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत गर्म करने पड़ेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाना। आई बात समझ में? जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसको तोड़ने के लिए, उसको गलाने के लिए, उतना ही ज्यादा हीट आपको करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक। तो यहाँ पर जो ये मोल्टेन NaCl होता है ना, जो NaCl है, और वो कैसा होना चाहिए? मोल्टेन, मतलब उसको गलित अवस्था में होना चाहिए, गले हुए अवस्था में होना चाहिए, द्रव के रूप में रहना चाहिए, द्रवित फॉर्म में बोल सकते हो। तो ये टूटता है। अब इससे अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करो, क्या पास करो? विद्युत धारा। मैं ऐसे एक विद्युत ऊपर लिख दिया, धारा नीचे लिख दिया, आप ऊपर ही लिखना, जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे ये Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। Cl मत कर देना, वो Cl नहीं लिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि NaCl में तो टूटेगा, लेकिन फिर एक और Na एक और Cl आएगा ना, बैलेंस कर सकते हो, फिर एक और Na आएगा, फिर एक और Cl आएगा, तो दो Cl मिलकर आपस में Cl2 बना लेते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर मैं नहीं जा रहा, अंदर जाऊंगा तो फिर बड़ी मुसीबत आएगी आपके साथ। तो अभी ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कंपाउंड ऐसे टूट रहा है, लेकिन टूट रहा है तो किसकी सहायता से टूट रहा है? विद्युत धारा की सहायता से टूट रहा है। तो इस ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन बोलते हैं। क्योंकि अपघटन तो हो रहा है, अभी वियोजन को अपघटन मैंने बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? यहाँ पे देखो पिछले वाले पन्ने पे वियोजन को अपघटन बोला कि नहीं बोला? और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें वैद्युत अपघटन बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? तो वैद्युत अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना, वियोजित होना, अलग अलग होना, लेकिन किसकी सहायता से? विद्युत धारा की सहायता से। तो इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से अगर किसी चीज का ब्रेकिंग कर रहे हो, तोड़ रहे हो, अपघटित कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, उसका लाइसिस हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, वैद्युत अपघटन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, विद्युत ऊर्जा, यानी बैटरी से, सेल से, उसको हेल्प से, उसकी एनर्जी के हेल्प से, या विद्युत धारा कह लो,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या, विद्युत धारा जब तार में चलती है तो कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो उसी की सहायता से इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जब उसको तोड़ते हो ना, जब उसको ब्रेक करते हो, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, और जो एनर्जी करंट से खर्च करते हो ना, इसके अंदर आके रासायनिक ऊर्जा में स्टोर हो जाती है। तो ये अलग टर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, और जो मैंने समझाया वैसे भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया है कह सकते हो, जिसके द्वारा आप क्या करते हो, किसी यौगिक को, किसी कंपाउंड को उसके उदासीन कणों में तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, और इसके दौरान होता क्या है, तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बोलिए क्या दिक्कत है, कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, वैद्युत अपघटन क्या है? जब विद्युत धारा की सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से अगर आप किसी मॉलिक्यूल को, किसी अणु को, किसी कंपाउंड को उसके दो हिस्सों में तोड़ते हो, दो अलग अलग उदासीन कणों में तोड़ते हो, न्यूट्रल एलिमेंट कंपाउंड में तोड़ते हो, तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, ध्यान। तो मैं तो कहूँगा पहले एक काम करो, ये जो मैंने पूरा इधर लिखा है इसका क्या मतलब है, कैसे समझाया, पहले ये लिख लो, तब डेफिनेशन लिखना, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी तब एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल सबसे अंत में करेंगे, पहले ये जो समझाया मैंने उसको लिख लो। दो तरीके से मैं इसको डिफाइन करता हूँ, जैसे पहले मैंने समझाया वो लिखना, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसकी भी हिंदी कर दूंगा। आप सिर्फ ऐसे ही बोलोगे तब भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम वालों एक ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाला लिख रहा हूँ वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखना, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। अच्छा, वैद्युत को अगर विद्युत भी कहीं लिखा गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं दे रहे, वैद्युत को कहीं अगर विद्युत भी लिखा गया, विद्युत अपघटन, तो ठीक है, उसका ही मतलब वैसे ही होता है। तो लिखना, विद्युत धारा की सहायता से विद्युत धारा की सहायता से जब किसी यौगिक को, किसी यौगिक को उदासीन कणों में तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, तो यह अभिक्रिया या प्रक्रिया, और अभिक्रिया क्या था, प्रोसेस ही तो था, जिस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग डिफाइन किए थे, क्या बोले थे, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिससे क्या बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है। तो अभिक्रिया या प्रक्रिया क्या है बताओ? हाँ, विद्युत धारा की सहायता से जब किसी यौगिक को उदासीन कणों में तोड़ा जाता है, तो यह अभिक्रिया या प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। वैद्युत अपघटन कहलाती है। या इसकी एक और परिभाषा याद रखना, वैद्युत अपघटन वैद्युत अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये दोनों डेफिनेशन लिखना। और जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था NaCl वाला, और देखो यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूँ मोल्टेन। क्या लिख रहा हूँ? मोल्टेन। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है मोल्टेन NaCl है। इसमें इससे क्या पास आउट करोगे? इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, विद्युत धारा पास करोगे, तो ये टूट जाता है। मैं बैलेंस फॉर्म में ही लिखता हूँ 2Na+Cl2। तो ये सॉलिड के फॉर्म में मिलता है और ये फिर गैस के फॉर्म में मिलता है। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। तो ये अपघटन तो है, ये अपघटन तो है, लेकिन वैद्युत अपघटन है, क्योंकि किसकी सहायता से टूट रहा है? विद्युत धारा की सहायता से टूट रहा है। ठीक है। हेलो, क्या हुई? जनता क्यों क्रोधित है? समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़े क्या? हाँ, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रही? कितने लोग आ रहे हैं हाथ तो? अभी तक 3 रिएक्शन हमने पढ़ा, तीनों समझ में आया? ठीक। तो एक सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या इसको सिर्फ अपघटन बोल सकते हैं? आंसर है हाँ, बोल सकते हैं। अगर ये टूट रहा है तो अपघटन बोल सकते हैं, लेकिन विद्युत धारा लिखा हुआ है तो इसको विद्युत अपघटन ही बोल सकते हैं। ये दिमाग में रख। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ बोलिए सर। हाँ, ये बात तो सही पूछा आपने। अभी अभी हम लोग जो ये कर रहे थे कि CaCO3 टूट रहा था, तो यहाँ मैंने ट्रायंगल बनाया था ऐसे, इसको हीट करके तोड़ा जा रहा है, तो ये वैद्युत अपघटन नहीं है। ये वैद्युत अपघटन नहीं है। इसको विद्युत धारा की सहायता से नहीं तोड़ा जा रहा है, तो ये वैद्युत अपघटन नहीं है। इसको सिर्फ बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिर्फ बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। नहीं, अभी अभी देखा आपने, विद्युत धारा से भी टूटता है। हाँ, वो भी डिकम्पोजिशन है। उसको भी डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इसको भी डिकम्पोजिशन बोलेंगे, लेकिन उसको वैद्युत अपघटन बोल सकते हैं, इसको वैद्युत अपघटन नहीं बोल सकते। मुझे लगता है गीता का सार समझ में आ गया। आप आगे बढ़े? चलो, तो ये 3 हो गए। अगला आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो, ये जो फोटो शब्द है ना, फोटो, आप लोगों ने एक सुना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, सुना आपने? क्या होता है उसमें बताओ? हाँ, वाह क्या बात है। इसको बोलते हैं वैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और ये बड़ा ही फेमस है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पर जो फोटो शब्द है ना, ये आता है सनलाइट के लिए। किसके लिए आता है? या लाइट के लिए भी कह सकते हो। लाइट में क्या होता है कि जैसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ दूध का पैकेट मिलता है ना, तो दूध में ऊर्जा है कि नहीं है? एनर्जी है कि नहीं है? अरे है ना भाई। वो छोटा पैकेट हो या बड़ा पैकेट हो, तो वैसे ही अब लाइट के अंदर छोटा छोटा पैकेट इमेजिन मत करना। लाइट को जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, लगेगा कि अभी कम ही जानते हैं। तो इस पे अभी बहसबाजी नहीं करना है हम लोगों को। जो मैं कह रहा हूँ उसको मानना है, समझना है। तो लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका नाम है फोटॉन्स। क्या नाम है? इसीलिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, क्या? फोटो। आई बात समझ में? तो फोटो शब्द ये आता है। अच्छा एक बात, वो जाते भी हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं, स्टूडियो में तो फोटो खिंचवाने जाते हो, तो वो भी किस पे बेस्ड है? लाइट पे बेस्ड है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना कि, तो फोटो शब्द ये आया कहाँ से है? लाइट से रिलेटेड है। तो प्रकाश जब कहीं से निकलती है किसी स्रोत से, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और उसी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन्स कहते हैं। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो, ऐसा कह सकते हो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है।
कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हो। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जिसको मैं बैलेंस करने के लिए दिया भी था आपको, कि जो H2O होता है और जो CO2 होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है C6H12O6 ग्लूकोज, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये बैलेंस करने के लिए मैंने दिया भी था, याद है आपको? तो कहीं ना कहीं एक बार झलक दिखा दिया था मैं पहले ही कि ये सब आने वाला है, ध्यान से सुन लो। ये पानी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इमेजिन करो कोई हरा भरा पेड़ पौधा, आम का पेड़ जो आपने लगाया हो अभी अभी, तो वो जड़ से लेता है पानी, क्या लेता है? वातावरण से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आपको अच्छे से पता होगा कि ये दोनों से जब वो मिल करके अपना भोजन बनाता है, ये उसका भोजन है ग्लूकोज, तो जब भोजन बनाता है तो उसको क्या चाहिए होता है? आया समझ में? तो ये सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सनलाइट जो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो लाइट के अंदर फोटोन्स होते हैं, लाइट के अंदर जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, वो आते हैं और इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, ये प्रोडक्ट बनता है, ये ग्लूकोज बनता है, पेड़ पौधे अपना आराम से खा लेते हैं, एनर्जी मिलती है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो ये और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस। इसीलिए हम कहते भी हैं पेड़ लगाइए, वातावरण बचाइए, पेड़ लगाइए, वातावरण बचाइए। आई बात समझ में? जितना अधिक पेड़ लगाइएगा, ऐसा तो नहीं है सूरज भगवान प्रकाश देने में कमी कर रहे हैं, है कि नहीं? समय समय बारिश अभी भी ठीक ठाक हो ही जा रही है, तो भैया पेड़ लगाओ, सूर्य प्रकाश, हाँ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, नारा ही लगाओ, आज पूरा पूरा नारा बना देते हैं हम लोग इधर, तो स्लोगन बनाते रहो। तो सूर्य प्रकाश जब आती है ना, तो ये दोनों को कंबाइन करके रिएक्ट करवाती है और रिएक्ट करने में हेल्प करती है, ये बनता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो ये ध्यान रखना। वैसे इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? हाँ, ये तुमको बायो में खूब मिलेगा और इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन ये रिएक्शन ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और आपको याद है बैलेंस करने के लिए हम लोग कहाँ क्या लगाए थे? मुझे लगता है यहाँ हम लोग 6 लगाए थे, और यहाँ क्या लगाए थे? 6, और यहाँ लगाए थे 6। याद आया? देखो तो बैलेंस है क्या? 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 12 6 18 हुआ, 12 ऑक्सीजन यहाँ 6 18 हुआ, कार्बन यहाँ पे 6 है, कार्बन यहाँ पे 6 है, बैलेंस है। आया समझ? तो बैलेंस करके ही लिख रहा हूँ। तो कितनी बार ना आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एग्जाम में इस रिएक्शन को पूछा भी है और अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक दो बार प्रैक्टिस करना, ये मिलते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस। और बैलेंस करने आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आया समझ? तो फोटो केमिकल रिएक्शन क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में होती है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। आई बात समझ में? नहीं दे रहा है? और भी रिएक्शन होते हैं, यही सिर्फ रिएक्शन नहीं है, और भी रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट एग्जांपल है, इसको ध्यान में रखना। जैसे और भी रिएक्शन क्या हो सकता है? जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, इसको जब सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दोगे ना, सनलाइट को फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो इसको छोड़ दोगे ना तो ये टूट जाता है Ag में और Cl2 में, ऐसे डिसोसिएट हो जाता है। तो फिर कहोगे सर ये भी अपघटन है? हाँ अपघटन है, ये भी अपघटन है। आई बात समझ में? लेकिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये भी प्रोसेस होता है। AgBr देखोगे ना, सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे AgBr, ये टूट जाता है सनलाइट के प्रेजेंट में, सूर्य प्रकाश जैसे ही इस पे पड़ेगा ना, तो ये Ag अलग हो जाएगा और Br2 यहाँ से अलग हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे टूट। तो और भी रिएक्शन होते हैं, तो ध्यान रखना ये सब, कि जो प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में? तो लाइट के अंदर जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको हम फोटोन्स कहते हैं, वही एनर्जी यहाँ पे कारगर साबित होते हैं, वही हेल्प करते हैं इस रिएक्शन को होने में। तो यहाँ पे क्या करा? केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी जो प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा आती है ना, उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन इनिशिएट होता है, रिएक्शन शुरुआत होता है। अगर लाइट नहीं आएगा तो आपको पता है पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? अब आप समझ में आ रहा होगा कि लाइट नहीं मिलेगा तो उसको फोटोन्स वाली एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो पेड़ पौधों को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, फिर खाना नहीं खा पाएंगे बेचारे, समझ रहे हो? धीरे धीरे सूख जाएंगे। तो एक और चीज होता है, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ है, तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो, तो उसके नीचे कोई छोटा मोटा पेड़ आप नहीं देखोगे। क्यों बताओ? क्योंकि उसको लाइट ही नहीं मिल रहा है, तो अपना भोजन कैसे बनाएगा? जो ऊपर वाला है सब खा जा रहा है। आई बात समझ में? तो एक बड़ा अच्छी बात है, मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ क्या होता है? सूख जाता है।
आई बात समझ में? इस बात का अपने आप में अलग मतलब है, थोड़ा सोचना। खैर आगे बढ़े। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लिख लें इसको, लिखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में इनिशिएट होती है, मतलब प्रारंभ होती है, कॉमा क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। एक और वो भी लिख ही देता हूँ। AgCl है, सॉलिड फॉर्म में, ये जब टूटेगा सॉलिड जाएगा और यहाँ से सी गैस जाएगा। बैलेंस करना हो तो यहाँ बैलेंस कर वो लगा देना। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान रखना। अगर कहीं सूर्य प्रकाश नहीं लिखा होगा ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, H लिखेगा और ये ऐसे लिखेगा भी जैसा। इसको न्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो इसका मतलब ये लाइट है। इसका मतलब है, अभी इसको इसकी कहानी आगे है। तो कहीं अगर तीर के ऊपर, जैसे मैंने बताया था ना एक संकेत कि ट्रायंगल लिखा हो तीर के आसपास, तो उसको मतलब हीट होता है। वैसे ही अगर अगर एच न्यू लिखा है तो इसका मतलब है कि लाइट है। ये फोटोन्स की ऊर्जा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? फोटोन्स की ऊर्जा को बताता है। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे सनलाइट नहीं लिख करके आप क्या लिख सकते हो? एच न्यू ही लिख सकते हो। यही बात समझ में? हाँ। अब फिर पूछोगे सर इसमें एच क्या है, तो एच इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है बोलो? प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था। अब हमारे यहाँ ये नाम होता है शंभू बम्बू टम्बू चलता है, उधर नाम ऐसे नहीं चलता, वो लोग का नाम ही अजीब अजीब रहता है। तो हाँ, समझ में आ रहा है? तो एच एक साइंटिस्ट थे प्लैंक्स, उन्होंने ही जो है सो कि ये नंबर दिया है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एक उनके नाम पे एक नंबर को डिफाइन किया गया है। एक नंबर है, कांस्टेंट है। तो और न्यू क्या है? तो न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं। ऐसे थोड़ा वी टाइप का होगा, हल्का सा टेढ़ा होगा, यहाँ से जाके इसे इस टेढ़ा रहता है, ऐसे रहता है। इसको न्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाँ, जैसे हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो ना, तो उसमें का ऐसे न्यू। आया समझ में? ठीक है। तो ये किसको बताता है? आवृत्ति को। किसको बताता है? फ्रीक्वेंसी को। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये पूरा क्या बताता है? एनर्जी को। ये पूरा क्या बताता है? एनर्जी को। लिखा भी जाता है E बराबर एच न्यू। क्या लिखा जाता है? E बराबर एच न्यू। ठीक है। हाँ, ये सब बहुत ज्ञान की बात है। महंगा है, सस्ते दाम पे बेच रहा हूँ। आगे बढ़े? बिल्कुल नहीं बढ़े, टाइम हो गया है, बहुत बढ़ लिए हम लोग। सुनो, कल क्लास जहाँ से शुरू करेंगे उसका एक लाइन बस रीड करके जाओ। एक लाइन, 1 मिनट है। मैं जो कहता हूँ बोलते जाओ। बोलो पो तो कै मैं ए जी लो टी। क्या चल रहा है ये? ले हा ता पा चा तो प्लेटिनम। मिला के बोलो प्लेटिनम। अब पूरा बोलो। पोसो कै मैं एजी लोटी लेहा तापा चासो।
पोसो कैम एजी लोटी लेहा तापा चासो प्लेटिनम। ठीक है, ये क्या है, हल्का सा हिंट्स कर देता हूँ। मैंने बोला 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड दो, सुनो ध्यान से। वो का मतलब है पोटेशियम, तो का मतलब, समझदार हो। लोहा, जिसको एफ ई बोलते हो। टी का मतलब टीन, एस एन, एस एन, टैनम, एल लेड, लेड पीवी। हा का मतलब हाइड्रोजन, ता का मतलब तांबा, पा का मतलब पारा, पारा, मरकरी, मरकरी। हाउ पारा ना मा, ऊ पारा ना, पारा मरकरी, हाई वाला मरकरी, एच जी हाइड्राजीरम, चा चांदी, ए जी, और प्लेटिनम पीटी। इन सब का सिंबल भी है, ऑलमोस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इसमें कुछ कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं, टेंशन मत लेना। मैंने जो लिखवाया है उसमें बहुत कम है और वही जरूरी है, तो ध्यान से वो दिखेगा। पोटेशियम पो सो कै मै ए जी लो टी ले हा ता पा चा सो प्लेटिनम। दिखा? नहीं दिखा? तो कहीं ना कहीं इसको याद करने का वो तरीका है, तो घर पे जाना, आज 4-5 बार बोलना। कोसो कैमे एजी लोटी लेहा तापा चासो। क्या बोलोगे? और सुनो, इसको याद करने का एक ही तरीका है, अभी तो मैंने समझाने के लिए अलग अलग लिखवाया था। इसको ऐसे मिलाना, सुनो। कोसो को एक साथ कर लेना, कैमे को एक साथ कर लेना, एजी लोटी चारों को एक साथ कर लेना, उसके बाद हाई सब एक साथ कर लेना, ले हा ता पा चा सो, और प्लेटिनम लास्ट में डाल देना। बन गए? अब अभी का भी याद हो जाएगा, बोलो। हाँ, पोसो कैम है एजी लोटी लेहा तापा चासो प्लेटिनम। आया समझ? याद हो जाएगा। चलो, मिलते हैं अगले क्लास में, इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, आराम आराम से जाओ।